हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा परसेंटेज का लेक्चर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्टकट मेथड्स। इफ a इज x परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ b, देन b इज लेस देन दैट ऑफ a बाय। यदि a b से x प्रतिशत अधिक हो तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा। अर्थात क्या फॉर्मूला हमारा x अपॉन 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। तो चलिए फ्रेंड्स फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। यदि शैलेंद्र का वेतन सुरेंद्र से 20% अधिक है तो सुरेंद्र का वेतन शैलेंद्र से कितना प्रतिशत कम है। इफ शैलेंद्र सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सुरेंद्र, देन हाउ मच परसेंटेज इज सैलरी ऑफ सुरेंद्र लेस देन दैट ऑफ शैलेंद्र। तो क्या होगा फॉर्मूला होगा आपका x अपॉन 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और ये किस में होगा, ये होगा आपका परसेंटेज में। तो देखिए x क्या है यहाँ पे, x है आपका 20, तो 20 अपॉन 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। तो 20 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। ये हो जाएगा आपका 6। तो ये हो जाएगा आपका 100/6 मतलब 16.66 परसेंटेज। तो आंसर क्या होगा, 16.66 परसेंटेज। यदि a b से x परसेंटेज कम हो तो b a से कितने परसेंटेज कम होगा। अर्थात a की तुलना में b में प्रतिशत अधिकता। तो ये हो जाएगी आपकी x अपॉन 100 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। इफ a is x percentage less than that of b, then b is more than that of a by x upon 100 minus x multiply by 100 percentage। यदि a की आय b की आय से 30% कम है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। If a's income is 30% less than that of b's income, then how much percent is b's income more than that of a's income। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा था, x मान लीजिए हमारा 30 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, x अपॉन 100 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। तो x हमारा 30, तो 30 अपॉन 100 माइनस 30 कितना हो जाता है बेटा, 100 माइनस 30 हो जाता है आपका 70। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 70 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये है आपका परसेंटेज में। तो 0 से 0 कट गया, वैल्यू आएगी आपकी 42.8 परसेंटेज। क्या आएगी, 42.8 परसेंटेज। यदि a c का x प्रतिशत है तो और b c का y प्रतिशत है तो a b का x अपॉन y मल्टीप्लाई बाय 100 प्रतिशत होगा। इफ a इज x प्रतिशत या x परसेंटेज ऑफ c एंड b इज y परसेंटेज ऑफ c, देन a इज इक्वल टू x अपॉन y मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज ऑफ b। इफ a is 20% of C and B is 25% of C, then what percentage of A is B। यदि A C का 20% है और B C का 25% है तो A B का कितना प्रतिशत होगा। तो बेटा कितना प्रतिशत होगा, तो A होगा x अपॉन y मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज ऑफ B। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x है हमारा बेटा यहाँ पे 20% और y हमारा 25%। तो क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज ऑफ b। और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 25 4 100 होता है, तो ये हो गया 80% ऑफ b। तो a कितना है, a है आपका 80% किसका, b का। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या आएगा, 80%। If the price of a commodity increase by p%, then the reduction in consumption so as not to increase the expenditure is p upon 100 plus p multiplied by 100%। यदि
किसी वस्तु के दाम में P% वृद्धि हो गई जिससे किसी परिवार को उसकी खपत कितने % कम कर देनी चाहिए जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो प्रतिशत कितने प्रतिशत की कमी होगी? P/100 + P × 100%. If the price of rice increases by 25%, find how much % its consumption be reduced so as not to increase the expenditure. चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई जिससे किसी परिवार को चावल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए बेटा, अभी हमने पढ़ा था इसका क्या है, कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए? P100 + P × 100%। ठीक है, और यहाँ P क्या है? P है आपका 25%। तो देखिए बेटा, P हो गया 25, 100 + 25 कितना होता है? 125 × 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 5। 5 × 4 कितना होता है? 20%। तो कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए? 20% की। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। If the price of a commodity decreases by P%, then the increase in consumption so as not to decrease the expenditure is P/100 - P × 100%. यदि किसी वस्तु के दाम में P% की कमी कर दी जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है ताकि व्यय में कमी ना हो? तो क्या होगा? P/100 - P × 100%. If the price of sugar decreases by 25%, then how much % its consumption be increased so as not to decrease the expenditure? यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी आती है तो ज्ञात कीजिए कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ताकि व्यय में कमी ना हो। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? वृद्धि होगी P/100 - P × 100%। और P क्या है? P हमारा 25%। तो देखो ये आ जाएगा आपका 25, P की वैल्यू हम रखेंगे 25। ठीक है बेटा, 25, 100 - 25 × 100, तो ये हो जाएगा आपका 25/75 × 100। ये हो गया आपका 3 और ये कटा, ये हो गया आपका 33.33%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? वृद्धि की जाएगी 33.33% की। इफ अ नंबर इज चेंज्ड, increased or decreased successively by X% and Y%, then net % change is given by X + Y + XY/100%, which represent increase or decrease in value according as the sign in positive or negative. If X or Y indicates decrease in percentage, then put negative sign before X or Y, otherwise positive sign. यदि किसी संख्या को क्रमिक रूप से X% और Y% बढ़ाया या घटाया जाए तो कुल प्रतिशत का परिवर्तन होता है X + Y + XY/100। अगर बढ़ाया जा रहा है तो X को प्लस रखिए, अगर घटाया जा रहा है तो Y को माइनस रखिए। अगर बढ़ाया जाएगा तो प्लस आएगा, घटाया जाएगा तो माइनस आएगा। If a salary of a person is increased by 20% and 20% successively, then what is the net change in his salary? यदि किसी व्यक्ति के वेतन में क्रमिक रूप से 10% और 20% की वृद्धि होती है तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन होता है? तो बेटा अभी हमने पढ़ा था क्या परिवर्तन होता है? परिवर्तन होगा X + Y + XY/100 का परसेंटेज। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 10% और 20% की वृद्धि हो रही है, तो आपका X क्या आएगा? +10 और Y क्या आएगा? +20। तो वैल्यू क्या आ गई? 10 + 20 + 10 × 20/100। 0 से 0 कट गए तो ये आ गया आपका 32%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The price of a commodity first increased by 20%, then decreased by 10%. Then what is the net change in price of commodity? किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ी, फिर 10% घटी, तो वस्तु की कीमत में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था बेटा, पहले क्या हो रहा है? पहले बढ़ रही है, फिर क्या हो रहा है? घट रही है। तो x को मान लीजिए आप +20
और y को मान लीजिए आप -10, क्योंकि घट रही है तो जब भी अगर घटना होगा तो माइनस साइन आएगा। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का परसेंटेज। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 10 प्लस 20 माइनस 10 अपॉन 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट गए, ये क्या आ गया आपका 10 माइनस 2 8% इज द करेक्ट आंसर। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी decreased first by 20% and then by 30%, then find the net change in price। यदि किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% और फिर 30% की कमी हुई हो तो कीमत में कुल परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए बेटा, आपको अभी पढ़ा था कि ये क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, इतने का कुल परिवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ x क्या है, x देखिए पहले कितने से डिक्रीज हो रहा है, 20% से, तो x हो गया -20। दूसरी बार में 30% की कमी है तो ये भी क्या हो गया -30। तो यहाँ पे x की जगह -20, y की जगह -30 प्लस x की जगह -20, y की जगह -30 अपॉन 100। 2 जीरो कट गए बेटा आपके, तो ये क्या आ गया -50। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आ गए प्लस का 6। और ये सब किस में दे रखा है, ये सब दे रखा है आपका परसेंटेज में। ठीक है, ये सब किस में दे रखा होता है, ये दे रखा होगा आपका परसेंटेज में। तो आंसर क्या आएगा -44%। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन और वैल्यू ऑफ एन आइटम BP and the population or value of item changes in R% per annum, then population or value of an item after n years कितना होगा, P 1 plus R upon 100 to the power n। population और वैल्यू ऑफ एन आइटम n years ago, अगर n years ago पूछा जाए तो क्या वैल्यू आती है, P 1 plus R upon 100 to the power n, where R is positive or negative according as the population or value of an item increases or decreases। यदि किसी नगर की जनसंख्या P हो और वृद्धि R% प्रति वर्ष हो तो n वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, P 1 plus R upon 100 to the power n। यदि नगर की जनसंख्या n वर्ष पूर्व ज्ञात करनी हो तो P अपॉन 1 plus R upon 100 to the power n। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,44,000 है। यदि इसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% वार्षिक की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 1,44,000। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 20% एनुअली, व्हाट विल इट बी इन 2 years टाइम। तो देखिए बेटा, आपको अभी पढ़ा था आपने कि अगर 2 वर्ष या कितने वर्ष बाद की पूछी जाए, है ना, तो यहाँ क्या है, बाद की पूछी आ रही, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, P 1 plus R upon 100 to the power n। n क्या है, टाइम पीरियड है, यहाँ पे P कितना दे रखा है, 1,44,000। R कितना दे रखा है, 20%, और n क्या दे रखा है, 2 वर्ष बाद। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,44,000 1 plus 20 upon 100 to the power 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, 1,44,000 इंटू 120 अपॉन 100 इंटू 120 अपॉन 100। जीरो कट गया बेटा। ठीक है, और सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 207,360। आंसर इज बी। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,44,000 है। यदि इसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% वार्षिक दर से वृद्धि हुई हो तो 2 वर्ष पूर्व। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,44,000 है। यदि इसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% वार्षिक दर से वृद्धि हुई हो तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी। The population of a town increased at the rate of 20% annually
ड्यू टू एक्सेसिव माइग्रेशन। इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,44,000 फाइंड पॉपुलेशन 2 years अगो। ठीक है बेटा, तो देखिए आपको 2 साल पहले की बात की जा रही है, 2 वर्ष पूर्व की बात करी जा रही है। तो क्या हमारा फॉर्मूला है, P 1 + R/100 टू द पावर n। P कितना है, P है 1,44,000, R है आपका 20% और n है आपका 2। तो ये क्या आ जाएगी, 1,44,000 अपॉन 1 + R कितना है 20, तो ये हो जाएगा आपका 120/100 का स्क्वायर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1,44,000 इंटू 100 अपॉन 120/120। और सोल्व करने पे क्या आ रहा है, सोल्व करने पे आ रहा है 1,00,000। तो 1 साल पूर्व कितनी जनसंख्या थी, 2 साल है ना, 2 साल पूछ रहा है। तो 2 साल पूर्व कितनी जनसंख्या थी, 2 साल पूर्व थी 1,00,000 जनसंख्या। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इफ अ नंबर ए इज इंक्रीज्ड बाय x%, y% and z% successively, then final value of a will be a 1 + x/100 1 + y/100 multiplied by 1 + z/100. In case if a given value decrease by n%, we will use a negative sign before that. यदि किसी संख्या a को क्रमशः x% y% और z% बढ़ाया जाए तो a का अंतिम मान होगा a 1 + x/100 1 + y/100 1 + z/100। यदि किसी दिए गए मान में प्रतिशत की कमी आती है तो हम उससे पहले नेगेटिव चिन्ह का उपयोग करेंगे। रमेश की आय में 3 वर्षों में क्रमिक रूप से 10%, 20% और 30% की वृद्धि हुई है। यदि वर्तमान आय 1.5 लाख रुपए है तो प्रति वर्ष है, तो उसकी आय में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। द इनकम ऑफ रमेश इंक्रीजेज बाय 10%, 20% एंड 30% सक्सेसिवली इन 3 years. फाइंड चेंज इन हिज इनकम इफ प्रेजेंट इनकम इज ₹1,50,000 पर एनम। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट किसका होगा 1 + x क्या आपका 10%, तो ये हो गया 10/100। 1 + y, तो y क्या हो गया 20%, तो ये हो गया 20/100। और 1 + z क्या है 30%, तो ये हो गया आपका 30/100। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय, ये आ गया आपका 110/100, ये आ गया आपका 120/100 और ये आ गया आपका 130/100। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करिए, है ना, 1 2 3 4 5 और 6। वैल्यू क्या आ गई आपकी 115 × 11 × 12 × 130। और सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आ रही है 2,57,400। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 90 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो 44% अंक प्राप्त करता है उसे उत्तीर्ण अंकों से 36 अंक अधिक मिलते हैं। तो कुल अंक और उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गेट्स 30% ऑफ मार्क्स एंड फेल बाय 90 मार्क्स। Another student who get 44% of marks gets 36 marks more than passing marks. Find the total marks and passing marks. तो देखिए बेटा, यहाँ पे आप क्या करिए, आप एक बच्चा है जो कि 30% लाता है और कितने से फेल हो जाता है, 90 से फेल हो जाता है। वहीं दूसरा छात्र 44% लाता है और कितने से ज़्यादा पास हो जाता है, 36 से ज़्यादा पास हो जाता है। तो यहाँ प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ भी अगर मैं प्लस माइनस करूँ, है ना, इनके बीच में अगर मैं रिलेशन देखूँ तो ये हो गया आपका -14% और यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, ये हो गया आपका -126। तो मतलब 14% जो है वो किसके बराबर है, वो है 126 के बराबर। ठीक है, ये माइनस माइनस साइन कट जाएगा। तो 14% कितना है 126।
तो आपका 1% कितना होगा, 1% होगा आपका 126/14, जो कि हो जाता है आपका 9। ठीक है, तो 100% कितना होगा, 100% होगा आपका 900। भाई 1% अगर 9 होता है तो 100% कितना होगा, 900 होगा। तो आपके टोटल मार्क्स कितने आ गए, टोटल मार्क्स आ गए आपके 900। अब 900 का, ठीक है, कितने प्रतिशत बेटा उसके अंक आए, 30%। ठीक है, 30% उसके अंक आए और वो फेल कितने से हो गया, 90 अंकों से, तो +90 कर दीजिए। तो ये आपके 2 जीरो कट गए, ये आ गया आपका 270 + 90 360। तो पासिंग मार्क्स कितना है, 360। ठीक है, और कुल अंक कितना है, कुल अंक है आपका 900। एक परीक्षा में 2 छात्र अधिकतम 36% और 39% अंक प्राप्त करते हैं और 30 अंक और 24 अंक से असफल हो जाते हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इन एन एग्जामिनेशन 2 स्टूडेंट्स गेट 36% एंड 39% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स एंड 24 मार्क्स। फाइंड द पासिंग परसेंटेज। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक विद्यार्थी के 36% आते हैं और वो कितने से फेल करता है, और वो फेल करता है 30 नंबरों से। दूसरे छात्र के 39% आते हैं और वो कितने से फेल कर जाता है, वो फेल कर जाता है -24 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करिए, आप इनको सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाता है। तो ये तो आ गया -3% और यहाँ आ गया माइनस का 6। ठीक है, तो मतलब ये माइनस माइनस साइन कट जाएगा। 3% जो है वो 6 के बराबर होता है। तो 1% कितना होता है बेटा, 1% होता है आपका 2 के बराबर। तो 100% कितना होगा, 100% होगा आपका 200। तो टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स थे आपके 200। ठीक है बेटा, अब एक छात्र के कितने प्रतिशत आते हैं, 36% आते हैं टोटल मार्क्स के, और वो कितने से फेल कर जाता है, वो 30 अंकों से। तो अगर मैं उसमें 30 जोड़ दूं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके उत्तीर्ण प्रतिशत या फिर कह सकते हैं पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए बेटा, पासिंग मार्क्स हो गए आपके 102। 102 पासिंग मार्क्स हो गए। ठीक है, और 102/200 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 51%। तो कितना है पासिंग परसेंटेज, 51% आपका पासिंग होगा। और वो आप यहां से भी देख सकते हैं। देखिए बेटा, 1% कितना होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब छात्र के मार्क्स कितने आए थे, 30 मार्क्स से वो फेल कर गया था, 30 मार्क्स से। तो 1% अगर 2 के बराबर होता है तो 30 के बराबर कितना प्रतिशत होगा, 15%। ठीक है, और वो उसके आए कितने प्रतिशत थे, 36 आए थे। 30 अंकों से ही तो फेल हुआ था, तो 30 अंकों का हमने 15 निकाल लिया। तो 36% + 15% आपका 51% होता है, जो कि मेरा आंसर भी आया है। तो चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। एक चुनाव में ए और बी द्वारा चुनाव लड़ा जाता है। ए को 54% वोट मिलते हैं और 1248 वोटों के बहुमत से जीतता है। कुल कितने वोट पड़े। इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय ए एंड बी, ए सिक्योर्स 54% ऑफ द वोट्स एंड विंस बाय अ मेजोरिटी ऑफ 1248 वोट्स। हाउ मेनी वोट्स वर टोटली पोल्ड। तो देखिए बेटा, अब ए को कितना प्रतिशत मिला, 54% मिला, और जीता कितने से, 1248 वोटों से। तो बी को कितना मिला होगा, बी को मिला होगा बेटा 46%। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखूं तो कितने प्रतिशत का, 8%, और उस 8% में कितने वोट का फर्क आया, 1248 वोट का फर्क आया। तो 1% में कितने वोट का फर्क आता, तो 1248 में अगर आप 8 का डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 156 वोटों का। तो 100% कितने होंगे भाई, 100% कितने होंगे, टोटल पोल्ड वोट्स होंगे, जो कि कितने वोट टोटल पड़े। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15,600। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 5 सेकंड की ट्रिक में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक चुनाव में
ए और बी द्वारा चुनाव लड़ा जाता है, ए को 56% वोट मिलते हैं और 144 वोटों के बहुमत से जीतता है। यदि 20% वोट अवैध वोट थे तो कुल कितने वोट पड़े? इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय ए एंड बी, ए सिक्योर्स 56% ऑफ वोट्स एंड विंस बाय अ मेजोरिटी ऑफ 144 वोट्स। If 20% of the votes were invalid votes, how many votes were totally polled? तो ए को कितने मिले? ए को मिले 56% वोट, जीता कितने से? 144 वोट से। बी को कितने मिले होंगे? बी को मिले होंगे 44% वोट। ठीक है, दोनों में अंतर कितना है? दोनों में अंतर है 12% का। तो 12% के अंतर कितने के बराबर होते हैं? 144 वोट के बराबर। तो 1% का अंतर कितना हो गया? 12 के बराबर। तो 100% वोटों का अंतर कितना हो गया? 1200 का। पर ये 1200 आपके कौन से हैं? ये 1200 हैं आपके वैलिड वोट्स। ठीक है, वैलिड वोट्स। अब आपको टोटल वोट्स निकालने हैं ना, तो टोटल वोट्स कैसे निकालेंगे भाई? देखिए, आपके मान लीजिए 100 टोटल वोट्स थे, टोटल वोट्स, तो उसमें वैलिड कितने आए? वैलिड भाई, इनवैलिड कितने थे? अवैध वोट 20% थे, 20% अवैध, तो वैलिड कितने हो गए? 80 हो गए। तो 1200 में कितना आ गया, है ना? 1200 अगर वैलिड वोट्स हैं तो टोटल कितने होंगे? x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1200 इंटू 100 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स। और सॉल्व करने पर आंसर क्या आ रहा है? x हमारा आ रहा है 1500 के बराबर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। For more videos, like, share, subscribe our channel. Thank you.